Hello everybody, welcome to your channel The Bio World. Today's lecture is oxidative phosphorylation. हम लोग ने लेक्चर को एक्सप्लेन करने के बाद एट द एंड वीडियो प्लान किया हुआ है, सरप्राइज वीडियो जो डिज़ाइन किया हुआ है आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूरे प्रोसेस को, ऑक्सीडेटिव फिनोमिनन को. ऑल द बेस्ट. हेलो एवरीबॉडी, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में, है ना. तो बिफोर आई टॉक अबाउट द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, हम लोग समझने का ट्राई करते हैं कि ये फॉस्फोराइलेशन एग्जैक्टली होता क्या है. फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट. क्या होता है इसका मतलब? एडिशन ऑफ फॉस्फेट. फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट. आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये है आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अगर मुझे इस एडीपी से इस आईपी को मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ना है तो मुझे जोड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी की ज़रूरत है. मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है. सो मेरे प्यारे बच्चों, जब एडीपी आईपी से जुड़ता है तो उसको जोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है ना. सो फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट. अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि एडीपी और आईपी को दोनों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और ये एनर्जी का सोर्स क्या क्या हो सकता है? What are the types of source of energy to combine ADP with IP? दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या सोर्स ऑफ एनर्जी? तो इनको सोर्स ऑफ एनर्जी जो यूज़ होती है वो अलग अलग होती है. सो इस बेसिस पे फॉस्फोराइलेशन के भी अलग अलग टाइप होते हैं. फॉस्फोराइलेशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है. सबसे पहला फॉस्फोराइलेशन है फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटो का मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट. इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटोफॉस्फोराइलेशन वो प्रोसेस कहलाता, फोटोफॉस्फोराइलेशन वो प्रोसेस कहलाता जिसमें एडीपी के साथ आईपी जुड़ जाता. जोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहता वो एनर्जी सनलाइट से आता, इसलिए तो हम इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कह जाता. ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये हम लोगों को सीखने को मिलेगा इन द चैप्टर कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस. चलो मुड़ते हैं दूसरे टाइप के फॉस्फोराइलेशन के बारे में. ये जो दूसरा टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन है ये आपने ऑलरेडी ग्लाइकोलाइसिस में और फिर से क्रेब्स साइकिल में सीख लिया हुआ है. अब गेस कीजिए वो क्या है? एग्जैक्टली करेक्ट, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वो फॉस्फोराइलेशन कहलाता जिसमें सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है वो सबस्ट्रेट से आती है. आपको कोई एक भी एग्जांपल याद है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का? मुझे याद है. क्रेब्स साइकिल के अंदर जब सक्सिनेल कोएंजाइम ए सक्सिनेट में कन्वर्ट हुआ था उस समय एटीपी बना था. वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का एग्जांपल है. ग्लाइकोलाइसिस होते समय जब 1,3-डाईपीजीए 3पीजीए में कन्वर्ट हुआ था वो भी एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का एग्जाम्पल है. और एक एग्जाम्पल मैं लिखना चाहूँगा जो कि ग्लाइकोलाइसिस का है, जिसमें पेपा मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट हो गया था पायरुवेट में. उसमें भी एटीपी रिलीज हुआ था. तो वो रिएक्शन हम जरा लिखते हैं. पेपा का फुल फॉर्म है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. पेपा कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, बदले में एनर्जी रिलीज होती है. यहाँ पे भी
एडीपी आईपी से कंबाइन हुआ है, लेकिन एडीपी और आईपी दोनों को कंबाइन करने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? तो वो जो एनर्जी आती है वो इस पेपा से आती है। पेपा यहाँ पे क्या है? पेपा यहाँ पे सबस्ट्रेट है ना? इसलिए वो फॉस्फोराइलेशन जिसमें फॉस्फेट को ऐड करने के लिए एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सबस्ट्रेट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वो फॉस्फोराइलेशन कहलाता है जिसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाता है, एडीपी में ऐड हो जाता है, और ऐड करने के लिए जो एनर्जी है वो हमेशा सबस्ट्रेट से आता है, इसीलिए तो हम इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कह जाता है। यस, तो ये है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये आपने ग्लाइकोलाइसिस में सीखा हुआ है और आपने क्रेब्स साइकिल में सीखा हुआ है। और तीसरे टाइप का फॉस्फोराइलेशन है, वो हम लोगों का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दैट इज अ सी टाइप और थर्ड टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन, है ना। चलो उसके बारे में बात करते हैं। एक तीसरा टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन है। आपके सिलेबस में पूरे बायोलॉजी में 3 टाइप के फॉस्फोराइलेशन हैं, ए और बी, अभी आपने देखा, ये तीसरा टाइप है। तो ये तीसरे टाइप में क्या कुछ अलग होता है, जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या अलग होता है। यस मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर भी फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब इसके अंदर भी एडीपी कंबाइन विथ आईपी टू फॉर्म एटीपी, और ये रिएक्शन को होने के लिए भी हमेशा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दिस पार्ट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोराइलेशन। अब सवाल ये उठता है कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी आएगी कहां से? तो हम लोग पता लगाते हैं कि एनर्जी कहां से आएगी। आपको तो याद होगा, जब भी ग्लाइकोलाइसिस लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल हुआ था तो हम लोगों के पास NADH2 और FADH2 मिला था। वो NADH और FADH2 के अंदर जो एनर्जी है वो स्टोर्ड एनर्जी है। वो एनर्जी अब क्या होगी? ऑक्सीडाइज होगी। इसका मतलब क्या होता है? NADH एंड FADH2 का ऑक्सीडेशन। ये जो FADH2 है और NADH है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है बट हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH एंड FADH2, तो ये बनाएगा NAD एंड FAD, और ड्यूरिंग द प्रोसेस यहां पे भी एनर्जी रिलीज होगा, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो आप सीख सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से, यहां पे है ऑक्सीडेशन और यहां पे है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट इनटू एडीपी टू फॉर्म एटीपी। तो पर्पस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है एटीपी को बनाना, लेकिन एटीपी तब तक नहीं बन पाता जब तक एडीपी को आईपी से कंबाइन करने के लिए एनर्जी नहीं आता। वो एनर्जी यहाँ पे किस से आता? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन, एक साइड में ऑक्सीडेशन होगा, दूसरी साइड में फॉस्फोराइलेशन होगा। दोनों अलग अलग होगा? नहीं, दोनों अलग अलग नहीं होगा। जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तभी तो एनर्जी नजर आएगा, और तभी इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके एटीपी बनेगा। तो हम लोग डेफिनेशन सीखने का ट्राई करते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल लाइक एटीपी विद द हेल्प ऑफ oxidation of reduced form of coenzyme, that is NADH2 and FADH2 during the reaction.
दिस इज द डेफिनेशन, आप समझ सकते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी with the help of oxidation of the reduced coenzyme NADH and FADH2। यस सर। और ये NADH2 और FADH2 हमको कहाँ मिला था? ये हमको मिला था रेस्पिरेशन में। यस सर। तो हमको ये समझना है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये बनाने का काम ये कौन करेगा। तो ये जो काम है, दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय, ये फंक्शन परफॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स नंबर 5 की मदद से। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है हमारा एटीपी सिंथेस मॉलिक्यूल। तो जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये एटीपी सिंथेस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे है। ये हम लोग का इनर मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अंदर के साइड में देयर इज अ मैट्रिक्स और बाहर के साइड में देयर इज अ इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस। इसी इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर चैम्बर। यस, आप समझ सकते हैं कि हम लोगों का जो एटीपी सिंथेसिस जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं एटीपी सिंथेसिस मॉलिक्यूल है, इसके पास दो हिस्से हैं। जो पहला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं FO और ये जो दूसरा पार्ट है जो मैट्रिक्स के अंदर है इसको हम लोग बोलते हैं F1। एग्जैक्टली। जरा हम समझने का ट्राई करते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये जो FO होता है, इट इज अ FO मॉलिक्यूल, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जबकि ये जो F1 है वो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये जो FO है, ये FO मॉलिक्यूल इस एटीपी सिंथेस मॉलिक्यूल का या कॉम्प्लेक्स नंबर 5 का बेस पीस है। जबकि ये जो F1 है ये रिप्रेजेंट करता है ये स्टॉप मॉलिक्यूल को और हेड मॉलिक्यूल दोनों को। आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो FO है इसके पास ना चैनल होता है। देयर इज अ चैनल, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है वो है चैनल। चैनल का मतलब होता है हाइड्रोजन प्रोटॉन चैनल। का नाम इसका काम बताता है, इस चैनल के थ्रू हाइड्रोजन पास हो जाता है, इसीलिए तो दुनिया इसको हाइड्रोजन प्रोटॉन चैनल कह जाता है। जबकि ये जो F1 मॉलिक्यूल है इसके पास ना एटीपी सिंथेस मॉलिक्यूल है, मतलब ये एंजाइमेटिक है, ये कैटालिटिक है। अब आप समझ सकते हैं कि दोनों पार्ट का फंक्शन क्या होगा। इट हैज हाइड्रोजन और प्रोटॉन चैनल, तो FO का काम होगा कि ये अलाउ करेगा हाइड्रोजन आयन को या हाइड्रोजन प्रोटॉन को पास होने में, लेकिन ये जो F1 है इसका काम होगा ATP को बनाने में।
आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि इस मॉलिक्यूल को हम लोग FO बोलते हैं। O स्टैंड फॉर ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक। जब भी आप ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक खा जाते तो वो ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक इस प्रोटॉन चैनल को, प्रोटॉन जो चैनल है उसको ब्लॉक कर जाते और रेस्पिरेशन को ये ब्लॉक करते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ये ब्लॉक करते हैं, है ना। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि O स्टैंड फॉर ओलिगोमाइसिन, बिकॉज ये जो FO पार्ट है दैट इज नथिंग बट द बेस पार्ट, बेस पेस, इट इज सेंसिटिव टू द ओलिगोमाइसिन। इसलिए हम बोलते हैं दिस पार्ट इज ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव एंड दिस इज नॉट सेंसिटिव टू ओलिगोमाइसिन। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको ये बात समझ में आ गई कि दिस इज FO एंड दिस इज F1 और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये इंटीग्रल प्रोटीन है, मेम्ब्रेन के अंदर ये आता और ये मेम्ब्रेन के बाहर आता। ये मैट्रिक्स को फेस करता है, ये मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बेस पीस है, ये स्टॉक और हेड दोनों रिप्रेजेंट करता है। It has hydrogen और प्रोटॉन चैनल। It is a catalytic site for the ATP synthesis। इसलिए इसका फंक्शन है ATP सिंथेसिस और इसका फंक्शन है पैसेज देता है प्रोटॉन को, मतलब प्रोटॉन को पास होने की जगह देता है। प्रोटॉन टनल है, ये प्रोटॉन चैनल है, इसका नाम इसका काम बताता। ये प्रोटॉन को पास कर जाता, इसके पास प्रोटॉन को जाने का रास्ता होता है। अच्छे से समझ लेना, हाँ ओके। ये ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव है। अगर ओलिगोमाइसिन आएगा, एंटीबायोटिक आएगा तो ये FO को ब्लॉक करेगा, इसलिए ये पार्ट ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव है, जबकि ये पार्ट ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव नहीं है। गुड। तो बच्चों एग्जैक्टली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपको बचपन से ही बताया गया था कि 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें से ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है। हम ऐसा मानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, और ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 4। यस सर, आपको बताया गया था ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनका काम होता है कि इलेक्ट्रॉन को पास करेंगे, है ना। दे हेल्प इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हर एक स्टेज पे एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन को पंप कर दिया जाएगा। कहाँ से कहाँ पंप किया जाएगा, ये मैट्रिक्स साइट है, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस में ये पंप कर दिया जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 4 हाइड्रोजन को पंप करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 किसी भी हाइड्रोजन को पंप नहीं करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 एक एंजाइम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। इट डज नॉट एक्ट एज अ हाइड्रोजन पंप, वो हाइड्रोजन पंप की तरह नहीं बिहेव करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 फिर से 4 हाइड्रोजन को पंप करता है। इज दैट क्लियर? और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 2 हाइड्रोजन को पंप करता है। अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि NADH इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कहां एंट्री करता है, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे एंट्री करता है। लेकिन अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि FAD कहां पे एंटर करता है, तो आपको मालूम है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से एंट्री करता है। है ना। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि NADH के द्वारा दिया हुआ कोई भी इलेक्ट्रॉन वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से पास होगा, 3 से पास होगा, 4 से पास होगा,
है ना। लेकिन FADH के द्वारा दिया हुआ कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को FADH तो जो भी इलेक्ट्रॉन देता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से पास होगा, 3 से पास होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से पास होगा, है ना। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 4 हाइड्रोजन को पंप करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 4 हाइड्रोजन को पंप करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 2 हाइड्रोजन को पंप करता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि NADH से 10 हाइड्रोजन प्रोटॉन मतलब 5 पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप किए जाते हैं। कितने? 5 पेयर्स। यस सर। लेकिन आप समझ सकते हैं FADH2 से जो भी इलेक्ट्रॉन पास होगा तो 2 कोई भी पंप नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स 2 कोई भी हाइड्रोजन पंप नहीं करता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 4 हाइड्रोजन को पंप करेगा और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 2 को, मतलब 4 + 2 6 हो गए, है ना। मतलब 3 पेयर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब FADH2 से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को यूज करके 3 पेयर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन्स आर पंप। यस सर। सो ये नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NADH से हाउ मेनी पेयर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन्स आर पंप एंड FADH से हाउ मेनी पेयर ऑफ हाइड्रोजन आर पंप। तो आपको ये याद रखना है कि NADH से जो भी इलेक्ट्रॉन पास होगा तो इलेक्ट्रॉन पास होगा 1 से 3 से 4 से और तीनों के तीनों हाइड्रोजन पंप की तरह बिहेव करेंगे। इसलिए 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन, या हम इसको 10 हाइड्रोजन प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कोई पंप नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 पंप करेगा, 4 पंप करेगा और 3 और 4 को मिला के होता है 6 हाइड्रोजन प्रोटॉन या 3 पेयर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन विच इज पंप, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, जब यहाँ पे हाइड्रोजन जमा होता है ना, हाइड्रोजन विल बी एक्यूमुलेटेड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है होता है वो इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पे जो होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। ये बात आप समझ लीजिए, है ना। जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होगा और यहाँ पे डिक्रीज होगा तो फिर होगा क्या? होगा ये कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में जमा होगा लेकिन वो इस मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता। ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आपको ये बात बताई गई थी माइटोकॉन्ड्रिया में कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन कहलाता जो सेलेक्टिवली परमीएबल कहलाता। 2 हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन बहुत ही स्मॉल होते हैं लेकिन इस मेम्ब्रेन के थ्रू हाइड्रोजन आयन पास नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? जब भी हाइड्रोजन को पंप कर दिया जाएगा 1 के द्वारा, 3 के द्वारा और 4 के द्वारा, तो हमेशा ये याद रखना कि यहाँ पे हाइड्रोजन जमा होगा, कलेक्ट होगा। हाइड्रोजन इज नथिंग बट द हाइड्रोजन प्रोटॉन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन जमा होगा। बायोलॉजी में ये नियम है कि जो भी चीज़ जहाँ जमा होती है वहाँ उसका फोर्स डेवलप होता है। क्लास में स्टूडेंट की वजह से फोर्स जमा होता है। जब बरसात आती है, बड़ी तेज बरसात आती है तो पानी जमा होता है और पानी के जमा होने से एक फोर्स डेवलप होता है जिसका नाम है फ्लड। और जो भी चीज़ जहाँ जमा होती है वहाँ उसका फोर्स डेवलप होता है जब इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस में या इस आउटर चैम्बर में हाइड्रोजन जमा होता है तो इसके वजह से एक फोर्स डेवलप्ड होता है और उस फोर्स का नाम है हाइड्रोजन प्लस या प्रोटॉन मोटिव फोर्स। यस सर।
तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे। यस सर। सो एक ग्रेडियंट तैयार होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट तैयार होगा अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन की इस साइड और उस साइड एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर्म होगा। डेवलप इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप होगा। यस सर। अब क्या होगा, जब ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप्ड होगा, है ना, तो यहां से ये जो FO है, आपने यहां पे पढ़ा हुआ है कि इट हैज अ प्रोटॉन चैनल, तो यहां से हाइड्रोजन प्रोटॉन पास होगा। कितने हाइड्रोजन प्रोटॉन पास होंगे? 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन पास होंगे, है ना। हम जरा इस पार्ट को रब कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे समझना चालू करते हैं कि जब 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप होगा, है ना, क्यों पंप होगा? पुश किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे FO के पास प्रोटॉन चैनल है। इस प्रोटॉन चैनल से जब ये मॉलिक्यूल पास होगा, 2 हाइड्रोजन आयन पास होगा, तो बदले में क्या होगा कि ADP प्लस IP एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और ATP बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ATP क्यों बनेगा, और हाइड्रोजन पास होना और ये जो हेड मॉलिक्यूल है इसका ATP बनाना, इसका क्या रिलेशन है ना। तो इस रिलेशनशिप को सबसे पहले ब्रिटिश बायोकेमिस्ट ने एक्सप्लेन किया, जिनका नाम है पीटर मिशेल। ये ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने एक थियरी को एक्सप्लेन किया, उस थियरी को बोलते हैं कीमोऑस्मोटिक थियरी। ये थियरी उन्होंने 1961 में दिया, और ये थियरी बहुत ही पावरफुल थियरी मानी गई, और इस बेसिस पे इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1978 में। तो अब आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा कि आप एग्जैक्टली क्या सीख रहे हैं। आप एग्जैक्टली सीख रहे हैं कीमोऑस्मोटिक थियरी। कीमोऑस्मोटिक थियरी इज दैट मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ विच ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। मतलब कीमोऑस्मोटिक थियरी एक्सप्लेन करती है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने वाली है। जरा ध्यान से समझिए। अब हम आपको बताते हैं कि हाइड्रोजन का पास होना और हेड मॉलिक्यूल का ADP प्लस IP को कंबाइन करके ATP बनाना, इसका क्या रिलेशन है ना। ध्यान से समझिए। जब हाइड्रोजन यहाँ से पास होता है तो ये जो हेड है, ऐसा पीटर मिशेल ने बोला, ये जो हेड है ये रोटेट करेगा। यस सर, ये अपने स्टॉक से रोटेट करेगा। हाइड्रोजन जब भी पास होगा तभी वो रोटेट करेगा। अगर जब कोई भी चीज रोटेट करती है, ये ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप हुआ है। ये जो हाइड्रोजन पास होगा तो ये स्लो तरीके से पास नहीं होगा, ये स्पीड से पास होगा, फोर्स से पास होगा। जब ये फोर्स से पास होगा तो ये जो हेड है ये घूमेगा, ये रोटेट होगा, और जब ये रोटेट होगा तो इसके पास ATP सिंथेस एक्टिविटी है। जब कोई भी चीज चलती है, रोटेट होती है, घूमती है, तो वो अपना काम करती है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जब फैन चलता है तो वो अपना काम करता है, उसका काम होता है हवा देना, है ना। तो हाइड्रोजन जब पास होगा तो वो फोर्स से पास होगा, है ना। जब फोर्स से पास होगा तो ये जो हेड है वो घूमेगा, रोटेट होगा, और जब वो रोटेट होगा तो वो मूवमेंट करेगा। जब वो मूवमेंट करेगा तो अपना
काम करेगा और उसका काम क्या है? एटीपी सिंथेस। F1 पार्टिकल वो पार्टिकल कहलाता है जो मैट्रिक्स को फेस कर जाता है। ये पेरिफेरल मेम्ब्रेनियस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, पेरिफेरल, और इसका काम होता है एटीपी बनाना। इसीलिए तो इस मॉलिक्यूल को नाम दे दिया गया एटीपी सिंथेस। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स है एटीपी सिंथेस। इसका नाम इसका काम बताता है। ये एटीपी को देखो बनाता है, इसलिए दुनिया इसको एटीपी सिंथेस कह जाता है ना। तो पीटर मिशेल ने क्या बोला? पीटर मिशेल ने बोला कि दिस F1 पार्टिकल इज अ स्मॉल लिविंग रोटेटरी इंजन। तो ये जो F1 पार्टिकल है, इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग, ये इस पूरी दुनिया का, पूरे बॉडी का स्मॉलेस्ट लिविंग, स्मॉलेस्ट भी है साथ में लिविंग भी है, और ये रोटेशन भी करता है और ये इंजन की माफिक रोटेशन करता है। इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग रोटेटरी इंजन। ऐसा किसने बताया था? ऐसा पीटर मिशेल ने बताया था, और ये एक्सप्लेनेशन सभी को पसंद आया था। दिस पर्टिकुलर थियरी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थियरी है, लेकिन कीमो-ऑस्मोटिक थियरी इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी, एंड दैट्स व्हाई 1978 में इस मैकेनिज्म को, इस थियरी को नोबेल प्राइज दिया गया था। यस सर, ये 20th सेंचुरी की सबसे सक्सेसफुल थियरी है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इसमें एटीपी बन जाता है। एटीपी को बनाने के लिए एनर्जी कहाँ से आता है? एनर्जी ऑक्सीडेशन से आता है। किसके ऑक्सीडेशन से आता है? FADH2 एंड NADH के ऑक्सीडेशन से आता है, और उस वजह से हाइड्रोजन यहाँ पे जमा होता है, और ये हाइड्रोजन से प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है, और प्रोटॉन मोटिव फोर्स जब पास होता है तो यहाँ पे एटीपी बनता है। आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि जब भी 2 हाइड्रोजन पास होगा तो इट इज इक्विवेलेंट टू 1 एटीपी। दो हाइड्रोजन आयन का पास होना इज इक्विवेलेंट टू 1 ATP। इज दैट क्लियर? तो हम लोगों को ये समझना होगा कि NADH से 3 ATP बनते हैं, जबकि FADH से 2 ही ATP बनते हैं। इसमें कम क्यों बनता है? ऑब्वियसली क्योंकि FADH2 से जो हाइड्रोजन पंप होता है वो डेवलप नहीं होता है, क्योंकि FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 से पास होता है, 3 से पास होता है, 4 से पास होता है, लेकिन इसमें से खाली 3 और 4 हाइड्रोजन पंप की तरह बिहेव करते हैं, है ना। हाइड्रोजन पंप की तरह 3 और 4 बिहेव करते हैं, 2 पंप नहीं करता है, इसलिए इसमें अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस इज लेस। आप थोड़ा ये भी समझ लो कि इसको नाम कीमो-ऑस्मोटिक थ्योरी क्यों दिया हुआ है। कीमो-ऑस्मोटिक ये नाम क्यों दिया हुआ है? तो जरा हम लोग इसके वर्ड को देखते हैं। ये है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर, है ना, थ्रू द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। बट क्या यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है? क्या यहाँ पे कोई सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है? कौन है वो? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। क्या यहाँ से वाटर डिफ्यूज होता है? यहाँ से वाटर डिफ्यूज नहीं होता है। अगर वाटर डिफ्यूज होता है तो इसको ऑस्मोसिस ही बोलते हैं। यहाँ से कौन डिफ्यूज होता है? केमिकल डिफ्यूज होता है। अरे कौन सा केमिकल डिफ्यूज होता है? वो केमिकल का नाम है हाइड्रोजन प्रोटॉन। हाइड्रोजन प्रोटॉन यहाँ से डिफ्यूज हो रहा है। इज दैट क्लियर? सो इस पूरे इनर मेम्ब्रेन में ये जो FO, इट इज द ओनली एरिया विच इज परमिएबल टू द हाइड्रोजन, और वो तभी हाइड्रोजन परमिएबल है जब वो फोर्स से जमा होगा। 1-2 हाइड्रोजन जमा हो गया तो वो नहीं पास होगा। हाइड्रोजन की वजह से फोर्स डेवलप होना चाहिए।
फोर्स डेवलप होगा तो ही ये पास हो पाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये पूरी थियरी है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड थियरी। आप इस वीडियो को दोबारा सुनिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई एंड सॉल्व। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है, ये लेक्चर पसंद आया हुआ है, तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग एटीपी सिंथेस के बारे में बात कर रहे हैं कि एटीपी सिंथेस एटीपी को बनाता कैसे है। एटीपी सिंथेस एक मॉलिक्यूलर मशीन की तरह काम करता है, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट की जो एनर्जी है, दैट इज़ प्रोटॉन मोटिव फोर्स, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो केमिकल एनर्जी है वो एटीपी में बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। यहाँ पे रोटर के थ्रू हाइड्रोजन प्रोटॉन पास होते हैं। ये जो रेड कलर में है वो F0 पार्टिकल है। F0 पार्टिकल के अलग अलग सब यूनिट हैं। हाइड्रोजन प्रोटॉन आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं कि वो रेड कलर के सब यूनिट ऑफ F0 पार्टिकल को बाइंड होते हैं, और जब वो बाइंड होते हैं तो वो सब यूनिट टर्न करना चालू होते हैं, और जब वो टर्न करते हैं, उनका एक टर्न कंप्लीट हो जाता है, तो एक साइड में एग्ज़िट चैनल है, और वो एग्ज़िट चैनल के थ्रू जिससे बाहर निकल रहे हैं प्रोटॉन, और ये मॉलिक्यूलर सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। जब ये रोटेशनल और मैकेनिकल रोटेशनल मोशन परफॉर्म होता है तो एडीपी और आईपी जो हेड मॉलिक्यूल्स पे प्रेजेंट है, एटीपी सिंथेस F1 पार्टिकल, जिसको हम यहाँ पे शाफ्ट बोल रहे हैं, वो कन्वर्ट करता है एडीपी और आईपी को एटीपी के फॉर्म में। आप देख सकते हैं कि ये कैसे ये मॉलिक्यूलर लेवल पे ये रिएक्शंस हो रहा है। हमेशा याद रखना कि ये जो रेड सब यूनिट है F0 के, वो तभी मूव होंगे जब प्रोटॉन उस पर बाइंड होगा, मतलब प्रोटॉन की बाइंडिंग मूवमेंट लाती है, और ये मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी को कन्वर्ट करती है। अब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे देख सकते हैं कि कैसे एडीपी प्लस आईपी मिलके एटीपी बनाते हैं। ये जो बनाने का काम होता है, ये काम F1 पार्टिकल करता है। F1 पार्टिकल मैट्रिक्स को फेस करते हुए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। जब बाहर हाई प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन होगा और अंदर लो, तो ही ये प्रोसेस हो पाएगा। लेकिन एटीपी सिंथेसिस रिवर्स काम भी कर सकता है। अगर हाइड्रोजन प्रोटॉन मैट्रिक्स से बाहर की तरफ जाएंगे, अगर बाहर के साइड में इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में प्रोटॉन कम हो गए, तो वो एटीपी को हाइड्रोलाइज करके वो प्रोटॉन बाहर जाएंगे। तो एटीपी सिंथेसिस एटीपी को बना भी सकता है और एटीपी को हाइड्रोलाइज भी कर सकता है। तो ये बहुत ही सिस्टमैटिक है। हमने रिसर्च किया कि हमने एक फ्लोरोसेंट फिलामेंट को एटीपी सिंथेसिस मॉलिक्यूल को अटैच किया, और अब हमने देखा कि क्या वो सचमुच में मूवमेंट करते हैं। ऐसा हमने एक ही मॉलिक्यूल के साथ किया। तो आप देख सकते हैं लेबोरेटरी डेटा में हम लोगों को मूवमेंट दिखाई दिया। 10 एटीपी फंक्शन एज मॉलिक्यूलर मशीन।